मुल्क का सोचोगे तो कैद में डाल दिए जाओगे, मुल्क का सोचोगे घर से दरबदर कर दिए जाओगे, मुल्क का सोचोगे इक़्तिदार से बेदखल कर दिए जाओगे, मुल्क का सोचोगे खानदान समेत बखेर दिए जाओगे, मुल्क का सोचोगे तुम्हारी पार्टी और तुम्हारी पार्टी वर्कर्स खत्म कर दिए जाएंगे, मुल्क का सोचोगे तो हर तरह का जेली के तुम्हारे खात्मे में डाल दिया जाएगा। एक कहानी है एक शख्स की जिसने इस मुल्क के लिए सोचा। जी हाँ, ये कहानी है कप्तान की, जिनका कसूर ये था कि इन्होंने अमेरिका को ललकारा, जिनका कसूर ये था कि जिन्होंने पाकिस्तान की बात की, इनका कसूर ये था कि इन्होंने कहा कि हम सर नहीं झुकाएंगे, इनका कसूर ये था कि इन्होंने कहा कि हमें गुलामी कबूल नहीं। कप्तान का कसूर ये भी था कि इसने कहा कि शाफिया को इस मुल्क से आजाद करवाएं और गरीबों को बराबर के हकूक दें। कप्तान का ये भी कसूर था कि इसने इस मुल्क की सियासतदानों को ये कहा कि नाइंसाफी खत्म करो, गलत सियासत खत्म करो, ये बेईमानी और तशद्दुद की सियासत खत्म करो। पाकिस्तान की जिंदगी कितनी आसान थी और शहाना थी अगर आप देखें सोचें कि जिस शख्स ने वो शोहरत वो मर्तबा 20-25 साल पहले हासिल कर लिया हो, जिसके लिए हमारे सियासतदान हर साल रोड़ा बनते हैं, फिर भी वो मर्तबा और मुकाम हासिल नहीं कर सकते। कितनी शहाना जिंदगी थी कप्तान की कि वो क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता और खूब पैसे कमाता। इतनी आलीशान जिंदगी थी कप्तान की कि वो इंग्लैंड में ही रहता और वहाँ रहकर सिर्फ दूर दूर से पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाता और कभी भी पाकिस्तान न आता। ये पाकिस्तान में आने की सजा ही मिली है कि सबसे पहली सजा तो इसे ये मिली है कि इसने यहाँ पर फलाही काम किए, इसने यहाँ पर शौकत खानम अस्पताल बनाया, इसने यहाँ पर नमल कॉलेज बनाया, फिर इसने सोचा कि मैं अपनी फलाह और बहबूद के मंसूबे को मजीद आगे बढ़ा दूं, तो इसने सियासत शुरू की। वो कोई खानदानी सियासतदान नहीं था, इसके कोई खानदानी MNA या MPA नहीं थे, बल्कि वो एक अकेला शख्स था जिसने सियासत में हिस्सा लिया अपने खानदान में से। इसी कोई जद्दी पुश्ती सियासी खानदान की सीटें नहीं थी, इसी कोई पुरानी जद्दी पुश्ती पार्टी नहीं थी। इसने अकेले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बनाया और फिर आहिस्ता आहिस्ता लोग इसमें शामिल होते गए और कारवां बनता गया। क्या है तहरीक इंसाफ और क्या वक्त था इसका? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तहरीरी तौर पर एक जमात है, लेकिन ये इससे कई गुना बड़ी है। ये कैसे खुशहाल पाकिस्तान का ख्वाब है जहाँ हर मर्द और औरत की खुददारी हो और वह इंसानियत के असूलों पर अमल करते साथ ही शहरियों का ख्याल रखें। कप्तान की तहरीक का मकसद तमाम अफराद के लिए इंसाफ की यकसा फराहमी को यकीनी बनाना था, क्योंकि कप्तान का यकीन था कि एक मुनसिफ माशरा ही कामयाबी की मंजिलें तय करता है। बुनियादी तौर पर कप्तान ने हमेशा ये चाहा कि हर पाकिस्तानी बहैसियत कौम अपनी बेहतरीन तस्वीर पेश करे और तहरीक इंसाफ का वर्कर होते हुए हमारे लिए दुनिया का नाम पैदा करे। कप्तान का यकीन है कि पाकिस्तानी तमाम कुदरती वसाइल, मेहनत और काबिलियत और मुख्तलिफ शौकों से मालामाल है, लेकिन बदकिस्मती से नाइंसाफी और करप्ट हुक्मरानों की वजह से हम अपने वसाइल को भरपूर तौर पर बरोकार नहीं ला सके। हम पाकिस्तान को खुद मुख्तार कौम देखना चाहते हैं जो अपनी आवाम के वफाद को अहमियत देते हुए खुद मुख्तार फैसले करे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अवलीन मकासद में से एक मकसद हमारी अदालती निज़ाम को आजाद कराना था, ताकि तमाम शहरी चाहे वो अमीर हो या गरीब, इनको यकसा इंसाफ फराहम हो। तहरीक इंसाफ का एक और मकसद पाकिस्तान में बेईमान और करप्ट हुक्मरानों के चंगल से निजात हासिल करना है, जिन्होंने पाकिस्तान के अवाम से पैसा लूट कर बैरून मुल्क अपनी दौलत में भरपूर इजाफा किया। असल में कप्तान का कसूर ये है कि इसने कुछ वादे किए थे इस कौम से और वो वादे इस मुल्क के हुक्मरानों को और सियासतदानों को पसंद नहीं आए। कप्तान ने वादा किया था कि मैं अपनी कौम से कभी झूठ नहीं बोलूंगा, मैं और मेरी हुकूमत मुल्क में नाइंसाफी के खिलाफ जहाद करेगी, मैं अपनी तमाम दौलत पाकिस्तान में रखूंगा, मैं दूसरे हुक्मरानों की तरह नहीं जो हुकूमत पाकिस्तान में करते हैं लेकिन अपनी दौलत बैरून मुल्क रखते हैं। मैं तहरीक इंसाफ की हुकूमत के दौरान कोई भी गैर मुनसिफाना फायदा लेने की इजाजत नहीं दूंगा, मैं कौम के टैक्स की हिफाजत करूंगा, ये गवर्नर, वजीर आजम और वजीर आला की रहाइश पर खर्च नहीं होगा। हुकूमत तहरीक इंसाफ गवर्नर हाउस के फैसले तोड़ देगी। असल में कप्तान के ये वादे ही कप्तान की सियासत के खात्मे का बाइस बन रहे हैं, क्योंकि कप्तान ने इन वादों के जरिए बता दिया था कि अगर वो इक़्तिदार में रहा तो वो इन सियासतदानों का सियासत में हिस्सा खत्म कर देगा, जो कि सियासत के जरिए आवाम को ब्लैकमेल करते हैं और सिर्फ अपना मुफाद मद्देनजर रखते हैं। अब सभी जानते हैं कि कौन सा ऐसा सियासतदान है, कौन सी ऐसी पार्टी है जो सच बोलने की तलकीन करती है, कौन सा ऐसा सियासतदान है जिसकी दौलत बैरून मुल्क नहीं है, कौन सा ऐसा सियासतदान है जो कि अपनी रिहाइश का चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट इस पर खर्च न करता हो। ये शराफिया की खर्ची है जिनको आवाम पूरा करते करते अब बदहाल हो चुकी है। इस वक्त कप्तान को तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, इनको हर तरह से डीमोरलाइज किया जा रहा है। जाली मुकदमे, घरों में घुसकर गिरफ्तारियों, कारकुनों पर तशद्दुद और खानदान के लोगों के साथ बदसलूकी रवा रखी जा रही है, लेकिन तारीख गवाह है कि कप्तान डटकर खड़ा है। कप्तान को ये सारी चीजें तोड़ नहीं सकती, कप्तान को ये सारी चीजें डरा नहीं सकती, कप्तान ये सारी चीजें सह रहा है, कप्तान जेल में मौजूद है, कप्तान इस मुल्क से नहीं भाग रहा, कप्तान ने कोई डील नहीं की है, वो डटकर खड़ा था और डटकर खड़ा है और डटकर खड़ा रहेगा और इसी मुल्क में रहेगा। कप्तान इस मुल्क में है, कप्तान इस मुल्क की जेल में मुकदमों से भी सुरखरू होगा और कप्तान अगर बीमार हुआ तो वो इसी मुल्क के अस्पतालों से अपना इलाज करवाएगा। कप्तान इन सियासतदानों में से नहीं है जो इक़्तिदार खत्म होने के बाद दूसरे मुल्कों में फरार हो जाते हैं और जब इलेक्शन हो या इक़्तिदार की कुर्सी का रास्ता नजर आ रहा हो तो वापस आ जाते हैं। कप्तान यहाँ पर मौजूद है और जितनी भी कोशिशें की जा रही हैं वो कप्तान को या कप्तान की सियासत को खत्म नहीं कर सकती।